अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आपका मेज़बान नदीम गुजार होकर आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे रावलपिंडी के मरूफ सियासी समाजी शख्सियत हैं। सियासत में एक बड़ा नाम है, PP 18 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर हैं अंसर अब्बास कैनी साहब। अंसर अब्बास कैनी साहब डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रावलपिंडी डिवीजन के रह चुके हैं और पीपल्स पार्टी के एक मंजूर सियासतदानों में शुमार होता है। तो आज हम PP 18 के हवाले से चंद बातें करेंगे। तो नाज़रीन, पहला सवाल मेरा अंसर अब्बास कैनी साहब से है कि सर हमें PP 18 से क्या क्या चीज़ें जो मसाइल इसके हवाले से नाज़रीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इंतहाई मशकूर हूँ साहब आपने मुझे मदद किया। जहाँ तक बात है अपना PP 18 के हवाले से जो आपने ऐसे सवाल किया है कि PP 18 के मसाइल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारा हल्का है इस हल्के के अंदर आप जानते भी हैं कि तकरीबन मेरा जो हल्का है वो 3.5 लाख वोटर्स का हल्का है। 14.5 यूनियन काउंसिल इसके अंदर है, जिसमें शक्रियाल है, जिसमें इकबाल टाउन है, जिसमें आपका अनूर कॉलोनी है, जिसके अंदर बनखाना रोड है, बहुत सारी जगह जो प्राचा है, सुल्तान की खूह की साइड भी हमारे यूसी का हिस्सा है, हल्के का हिस्सा है। तो इसमें बुनियादी तौर पर मैंने जो पीछे जो अपनी वर्किंग की उसके अंदर जो मुझे मसाइल जो नज़र आए उसमें सर-ए-फहरिस्त जो है इस एरिए का सबसे बड़ा मसला वो कब्रिस्तान है। यहाँ इस एरिए के अंदर कब्रिस्तान की ये हालत हो चुकी है कि यहाँ पर एक एक कब्र के ऊपर 2-2, 3-3 कब्रें यहाँ पर हैं और कब्रिस्तान के लिए, हल्के के अवाम के लिए, हल्के के लोगों के लिए यहाँ पर इस हालत तक हालत पहुँच चुकी हुई है कि यहाँ पर कब्र करने के लिए हमारे पास स्पेस मौजूद नहीं है। एक तो ये बुनियादी सबसे बड़ा मसला है हमारे हल्के का। दूसरा, यहाँ पर जो हमारा साफ पानी का निज़ाम है वो इतना बिगड़ चुका है, उसके हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जितनी भी हमारी सीवरेज लाइनें हैं और जो गटर लाइनें जो हमारी जा रही हैं वो साथ साथ जा रही हैं। वो जिसने भी आज से 15 साल पहले या 18 साल पहले या 20 साल पहले जो लोग इसके अंदर इक़्तिदार के अंदर मौजूद थे, बदबख्ती के साथ उन्होंने किया क्या कि उन्होंने पैसे बटोरने के लिए या ठेकेदारी निज़ाम को प्रमोट करने के लिए उन्होंने जो गलियाँ कच्ची थी उन्हीं गलियों के ऊपर सीमेंट बजरी और रेत डाल के तो उन्होंने उसको पक्का तो कर लिया, लेकिन उस सीवरेज निज़ाम को ठीक नहीं किया, जिसकी वजह से जो लीकेज जो होती रही गटर लाइन की और सीवरेज पानी की सीवरेज लाइन की वो मिक्स होके तो लोग आज भी वो पानी यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस के जो केसेस हैं वो तकरीबन आप ये कह रहे हैं 60% केसेस मेरे हल्के के अंदर मौजूद है। अच्छा कैनी साहब, यहाँ से आप इंटरप्ट करूँगा। कैनी साहब ये बताइएगा कि जो कब्रिस्तान की पीछे जो सियासतदान थे उन्होंने भी कब्रिस्तान के हवाले से बातें की कि हम ये कर देंगे, कब्रिस्तान का मसाल कर लेंगे, इसकी हमने प्लॉट परचेज कर लिया है। तो ये बताएं कहाँ कि ये सिर्फ हर दफा सियासी दावा ही होता है या इस पर अपनी काम भी करनी होगा? देखिए मेरा तो क्योंकि ये पहला इलेक्शन है, मेरे से पहले जो यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार जो थे हनीफ एडवोकेट साहब 2 मरतबा वो सूबाई असम्बली के मेंबर बने हैं। पीछे फैजल हसन चौहान साहब जो है मेंबर असम्बली थे पंजाब के और मिनिस्टर भी रहे हैं, वो उनके पास 3 मिनिस्ट्रियाँ भी थी। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पिछले 15-20 सालों में सिवाय कब्रिस्तान के दावों के वादों के कोई नहीं काम किया गया। हम जो अपना मंशूर आगे फ्यूचर में लेके जा रहे हैं, बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि चौधरी निसार अली खान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कब्रिस्तान की लैंड दी थी, लेकिन वो जो लैंड जो दी थी वो इस हल्के से इतनी दूर है कि उसके लिए ना कोई ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है, ना हमारे किसी यूनियन काउंसिल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है कि वो बासानी के साथ लोग उसको अपनी मैयत को यहाँ से उठा के वहाँ पर तदफीन करके बाइज़्ज़त तरीके के साथ लोगों को अपने एरिए के अंदर ड्रॉप कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने अपने जहन में एक प्लान बनाया हुआ है कि हम इंशाल्लाह इसके लिए प्रॉपर जो है उसमें CDA से भी हम ऑन बोर्ड होंगे इंशाल्लाह और पंजाब रेवेन्यू से भी हम ऑन बोर्ड होंगे कि जो हमें स्पेस मिल सके इस हल्के के लिए, ताकि अगले 15-20 साल का प्लान बना के हम उसके ऊपर काम कर सकें, ऐसी स्पेस मिल सके कि ताकि उसके अंदर लोगों के लिए आसानी पैदा। अच्छा कैनी साहब, यहाँ पे मेरे और सवाल ये है कि आप इसके हाईवे के ऊपर जो कब्रिस्तान है, आप क्या समझते हैं कि लोगों के पास ज़ाहिर जगह दी है तो वो कब्रिस्तान जो इस्तेमाल कर रहे हैं हाईवे के ऊपर कानूनी है या गैर कानूनी? देखिए मैं तो इलीगल बात कोई नहीं करूँगा, क्योंकि हाईवे की जो लैंड है वो इस टाइम CDA की लैंड है और CDA ये कहता है कि ये लैंड क्योंकि हमारी है और अगर हाईवे की तरफ फ्यूचर में CDA नहीं जाता या कमर्शलाइज के लिए CDA नहीं जाता तो मैं ये समझता हूँ कि CDA की
इस हाईवे की पट्टी को साथ इसके अंदर पार्क अटैच करके मुख्तलिफ स्पेसेस के अंदर लेडीज पार्क और वॉकिंग ट्रैक बना के एक खूबसूरत एरिया बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारे एरिया में वॉकिंग ट्रैक कोई नहीं है, लेडीज के लिए बाहर वॉक करने की स्पेस कोई नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो डेफिनेटली बात है कि कब्रिस्तान के लिए स्पेस अगर हमें यहाँ मिलती है तो इससे बड़ी और नेमत कोई नहीं है। क्योंकि खाली ना सिर्फ आपकी पिंडी से यहाँ पर लोग तदफीन के लिए आते हैं, आपकी यहाँ इकबाल टाउन इस्लामाबाद वाली साइड जो है, यहाँ से भी लोग वहाँ पर तदफीन के लिए जाते हैं। तो ये एक मुख्तस होना चाहिए कि पिंडी वाले जो खास तौर पर बीबी ठारा के अंदर जो सुबाई एरिया जो बनता है, उन लोगों के लिए खास तौर पर मुख्तस होना चाहिए ये एरिया। बाकी स्पेस की इतनी अवेलेबल नहीं है कि बाहर से भी हम यहाँ पर अगर आगे करेंगे तदफीन करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। यही मुश्किल हमें पहले भी पड़ी हुई है, आगे भी यही मुश्किल नजर आ रही है। लेकिन हम ये कहेंगे कि स्पेसिफिक जो कम अज कम ये जो हमारा ठारा के बीबी ठारा के लोग हैं जिनका ये राइट बनता है इस जगह के ऊपर, हम उनके लिए लड़ाई करेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके बीबी ठारा में पटवारियों का बहुत बड़ा मसला रहा है, पटवारी लोगों के काम नहीं करते, करप्शन का बाजार वगैरह में, इस हवाले से जरा नाज़रीन को बताइए कि अपने हल्के के अवाम को पटवारियों के हवाले से क्या करेंगे। देखें, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारा जो हल्का है ये गरीब मुतवस्तित लोगों का ये एरिया है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो घर हैं वो 3 मरले और 5 मरले के घर हैं, यहाँ पर 10 मरले के घर भी बहुत कम है, लिमिटेड घर है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पटवारियों ने जो पीछे मैंने पहले भी कहा कि ये जो करप्शन का एलिमेंट्स है, जो पीछे जो हमारे इक़्तिदार में जो लोग रहे, जो भत्ते लेते रहे या उन लोगों से, उन पटवारियों से मंथली लेते रहे, तो ये नाजायज और सरासर ज्यादती है, उस अवाम के साथ ज्यादती है। क्योंकि एक रिकॉर्ड के फर्द की जो सरकारी फीस है वो 250 रुपये है, तो आप उसको सरकारी फीस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, तो 500 पे या 800 पे लेके जा सकते हैं। ये नहीं होता कि 5 मरले के ऊपर आप 70,000 रुपया आप एक फर्द का ले लें और फिर 70-80 हज़ार रुपया आप रजिस्ट्री का ले लें, फिर टैक्स का ले लें, तो आप एक बंदे से 2.5-3 मरले के ऊपर आप 3-2.5 लाख रुपया कमा जाते हैं। तो ये हमारी अवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है और नाइंसाफी है। और मैं ये इसी वजह से कहता हूँ कि ये जो साबका जो लोग थे, जो मिनिस्टर्स थे, उनकी मंथलियाँ लगी हुई थी, 25 लाख रुपए एक पटवारी दे रहा था, 25 लाख दूसरा पटवारी दे रहा था। जब आप पटवारियों से मंथली लेंगे तो डेफिनेटली उन्होंने वो मंथली जो है आम आवाम से वो रिकवर करके तो आपको देनी होती है, आपको भी देनी होती है, खुद भी खानी होती है। तो ये करप्शन की मेन बुनियादी वजह वो लोग हैं जो हाकिमियत में थे या इक़्तिदार के अंदर थे, या वो मिनिस्टर थे या वो मिनिस्टर नहीं थे लेकिन इक़्तिदार साथी के अंदर मौजूद थे, उनका ये। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है कि सादकाबाद थाना जो एक आम सी फील्डिंग में बना, जो एक रिहायशी इलाके में बना है, जिससे रिहायशियों की प्रॉब्लम्स होती है, तो इस वजह से थाने की बिल्डिंग, जितने भी सियासतदान हैं उनको आज तक थाने की बिल्डिंग भी अभी बना सके। देखें, मैंने पहले भी कहा कि ये हमारा जो हल्का है वो 3.5 लाख वोटर्स का हल्का है और 3.5 लाख वोटर्स के ऊपर तकरीबन इस टाइम हमारा एक सादकाबाद थाना जो है वो है। सबसे पहली बात ये है कि वो इतने एरिया को कवर नहीं कर सकता। जिस तरह से आबादी हमारी बढ़ चुकी है, हमारी पश्तून बरादरी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बाहर से काबली फैमिलीज बहुत ज्यादा रह रही हैं और बहुत ज्यादा क्राइम की रेशियो है। और सादकाबाद थाना जिस जगह पे है, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल सरकारी बिल्डिंग उनकी अपनी होनी चाहिए और उनके लिए एक अलग सिस्टम होना चाहिए। ना सिर्फ सादकाबाद थाने की, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पटवारियों का भी जो सिस्टम है वो उसी थाने के अंदर एक हिस्से के अंदर होना चाहिए, ताकि आम आवाम के लिए एक्सेस हो, आम आवाम के लिए अवेलेबिलिटी हो, चाहे वो पुलिस अफसर है चाहे पटवारी है। क्योंकि ये सरकार के लोग हैं, ये सरकारी मुलाजिम हैं, इनका फर्ज बनता है, इनका जो मकसद है वो आम आवाम को रिलीफ देना है, ना कि आम आवाम को तकलीफ देना। जो बदबख्ती के साथ हमारे साथ थाने के अंदर जो पोजीशन है, करप्शन का जो बाजार गर्म है, हमारा एक तफ्तीशी, एक सिंगल जो हमारा एक ऑफिसर है वो आम बंदे की एंट्री के ऊपर लाख लाख रुपया ले जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस करप्शन के बाजार को हमें खत्म करना है, हमें थाने को आम आवाम के लिए खोलना है और आम आवाम के लिए उसके लिए आसानियां पैदा करनी है। आम आवाम जो है, अब 90% लोग आप ये कह रहे हैं कि वो थाने से नावाकिफ और डरते हैं, बहुत ज्यादा है, और जो 10% क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर जो लोग शामिल होते हैं वो थाने के साथ मुंसलिक होते हैं, और वो जो मुंसलिक होने की वजह से वो उनको मंथली भी इंगेज करके देते हैं और गरीब और मस्कीन लोगों को वो ज्यादती का शिकार बनाते हैं। फिर उनसे वो डिबेट्स करते हैं, उनसे बार्गेन्स करते हैं, बार्गेन करके पैसा वो जो इकट्ठा करते हैं वो इकट्ठा करके थाने में भी देते हैं और खुद भी इंजॉय करते हैं। तो हमने तो इसको करप्शन को खत्म करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ने जिंदगी दी, इस हल्के की अवाम ने हम पर उम्मीद जो तवक्कात हमारे पे अगर रखी और हमें वोट की ताकत से नवाजा, तो इंशाअल्लाह हमारा मकसद ही करप्शन से पार अपने एरिया को करने का मकसद है। चाहे वो थाना कल्चर है, चाहे वो पटवारी कल्चर है, चाहे वो किसी भी लेवल की करप्शन है, चाहे वो माफिया का जो तजावजात के अंदर माफिया
کیا ہے. ہم اس کے لیے خلاف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایریے کو نیٹ کلین ہلکا بنا سکیں. لیکن یہ دیکھیں نا آپ کی جو مارکیٹیں ہیں صدقہ آباد کے ارد گرد جتنی بھی ہیں وہ تجاوزات ہیں خواتین کو عام شہری کو وہاں سے گزرنا محال ہے. کہہ کے کوئی الگ بازار لگائیں گے جہاں پہ سبزی فروٹ یا کوئی ایسی ہے اپنے پلان میں کوئی چیزیں؟ دیکھیں بالکل ہے کیونکہ جو ہمارا صدقہ آباد خاص طور پر ٹرانسفارمر چوک سے لے کے جو صدقہ آباد کا ایریا ہے اس میں بے تحاشا تجاوزات ہیں. ڈیفینیٹلی میں نے پہلے بھی کہا کہ جو آر ڈی اے سے جو ہمارے جو لوگ منسلک ہیں یا جو ہمارے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ جو منسلک ہیں ان کی میری بھگت کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے. تجاوزات ہوتی کب ہے؟ تجاوزات تک ہوتی ہیں کہ جب ایک بندہ ان لیگل کام کرتا ہے اور ان لیگل کے اندر اس متعلقہ افسر کو اپنے ساتھ ملا کے یا پیسوں کا لین دین کر کے وہ بلڈنگ کو وہاں پر کنسٹرکٹ کرتا ہے. تو ہم نے اس کرپشن کو بھی انشاءاللہ ختم کرنا ہے اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ پورا پلان لا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیڈیز کے لیے ایک سیف بازار ہونا چاہیے. سیف بازار کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر صرف لیڈیز شاپنگ کر سکیں, وہاں پر عام بندے کی ایکسیس نہ ہو, وہاں پر فیملیز کے جو لوگ ہیں وہ جا کے ایزیلی بائنگ کر سکیں, خاص طور پر جو گھریلو ضروریات کی چیزیں وہ ایزیلی وہاں سے ایکسیس کر کے بائنگ کر سکیں. یہاں پر جو بازاروں کی حالت ہے وہ نہ میری ماں بیٹی جا سکتی ہے, نہ آپ کی جا سکتی ہے, نہ کسی اور فرد کی جا سکتی ہے. ہم نے اپنی بہنوں کے لیے اپنی بچوں کے لیے ایسا نظام لانا ہے کہ جس کے اندر ان کے پردے کا بھی خیال کیا جا سکے, ان کی عزت کا بھی خیال کیا جا سکے اور ان کی عزت کی پاسداری بھی ہم کر سکیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. آپ کی سوال آپ سے یہ ہے کہ جو پانی ایک بیسک انسان کی ضرورت ہے, لیکن اس سے پی پی 18 میں پانی فلٹریشن پلانٹ کوئی نہیں ہے, اگر ہے تو کام نہیں کر رہا, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, دوسرا پانی ہے ہی نہیں ہے, نہ سرکاری لینوں میں پانی آ رہا ہے. اس کے بارے سے ذرا واضح طور پر بتائیے گا. دیکھیں جو میرے اس ٹائم حلقے کے اندر تقریباً 365 کے قریب اس ٹائم ٹیوب ویل ہے. اب وہ ٹیوب ویلس کی حالت یہ ہوئی ہے کہ اتنا خستے حالات ان کے ہو چکے ہیں کہ واسا کے اندر اس ٹائم آپ میں نے جو پیچھے جو میں ورکنگ میں لگا رہتا ہوں لوگوں کے مسائل کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہوں, تو واسا کے اندر جو ایک ٹیوب ویل کی جو موٹر ہے وہ اس کے متبادل دوسری ٹیوب ویل کی اس کی موٹر دوسری متبادل موٹر نہیں ہوتی. تو یہاں پر ٹیوب ویل ایک دن اگر خراب ہوتا ہے تو وہ 3 دن موٹر جو وہاں پر نہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے اسی کی کیونکہ اس کی بائنڈنگ کرتے ہیں اور بائنڈنگ کر کے اس موٹر کو لگایا جاتا ہے, جس وجہ سے وہاں پر جو حالات ہیں وہ پانی بھی لوگوں کو نہیں ملتا اور وہ بوزرز اور یا پانی کے ٹینکرز کے تھرو اپنا گزارا کرتے ہیں. اور جو ٹینکر مافیا وہ الگ پیسے جو ان سے لوٹتا ہے 3500 2500 وہ مافیا بھی اس ٹائم ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ غریب دے بڑے پس رہ جاتا ہے. میرے حلقے کے اندر جو اس ٹائم پوزیشن ہے ہم اس کے اندر بھی ایک پورا نظام لانا چاہتے ہیں. ہم جتنے بھی فلٹریشن پلانٹ ہیں ان کو باقاعدہ طور پر ان کو دوبارہ ان کی ری انسٹالمنٹ کرنا چاہتے ہیں, پلس ہم ایکسٹرا موٹرز کا انتظام رکھنا چاہ رہے ہیں. اور ایک فلٹریشن پلانٹ ہر ٹیوب ویل کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ایک فلٹریشن پلانٹ ہو جہاں سے صاف پانی وہاں کے ایریے کے بندے ایزیلی پی سکیں لے سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اسٹوریج ٹینک جو ہے ہر ٹیوب ویل کے ساتھ ایک اسٹوریج ٹینک آگے فیوچر میں بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر اس پانی کو اسٹور کیا جا سکے کم از کم 3 دن 4 دن کے لیے. بالفرض اس ٹیوب ویل کی موٹر 3 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے خراب ہوتی ہے تو وہ جو اسٹوریج ٹینک ہے وہاں سے پانی ایزیلی لوگوں کو مل سکے تاکہ وہ ٹینکر مافیا سے مل سکے. تو ہم ان ٹینکر مافیا سے بھی بچانا چاہتے ہیں لوگوں, ہم اپنی عام عوام کو اور ان کو ان کی زیادتیوں سے بھی بچانا چاہتے ہیں اور پانی کے نظام کو بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بہتر طریقے سے کریں گے. اس کے اوپر پورا فارمولہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے آگے فیوچر میں اپنے حلقے کو صاف پانی کی سہولت کس طرح سے میسر کرنی ہے. پھر ہم ایک ایکسٹرا لائن کی بھی کوشش کر رہے ہیں. آلریڈی ہائی وے کے ساتھ ایک لائن گزر رہی ہے جس کا پانی ہمارے ڈی ایچ اے کو جا رہا ہے اور مختلف جگہوں کو جا رہا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ایریے کے اندر ہم ایک پراپر باضابطہ یہاں سے ایک کنیکشن دیں کہ جو اپنے ایریے کے اندر ہم پانی کے سسٹم کو منظم بھی کر سکیں, آرگنائز بھی کر سکیں اور بہتر سہولت اپنے ایریے کے لوگوں کو پرووائڈ بھی کر سکیں. تو اس کے لیے بھی ہم بہتر فارمولہ انشاءاللہ بنائیں گے اللہ کے حکم سے. ناظرین ابھی آپ سن رہے تھے بادن صاحب ریاض عباس قیانی صاحب کی پی پی جنرل سیکرٹری راولپنڈی ڈویژن پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں, پی پی 18 کے مضبوط امیدوار ہیں. تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان ندیم صاحب کو اجازت دیتے گا. اللہ حافظ.